अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री सीखो। डीएनएफ ब्लॉक एलिमेंट्स की ये 6th वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी डी ब्लॉक की, या फिर सिंपली बोले तो हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी के ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो जैसा कि आप लोग क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं छोटा सा। आयनाइजेशन एंथैल्पी हम लोग उस एनर्जी या उस एंथैल्पी को बोलते हैं जो कि रिक्वायर्ड होती है किसी सिंगल आइसोलेटेड गैसियस एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। ठीक है, यानी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को किसी एटम से निकालने के लिए, सिंगल एटम से निकालने के लिए जो भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, जो एनर्जी हम देते हैं उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे उसी के ऊपर और कैसे वो डी ब्लॉक में ट्रेंड्स फॉलो होते हैं उसके ऊपर। तो वीडियो को आप एंड तक देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आ सके। साथ ही साथ हम लोग कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे, जैसे कि हमारी बुक में एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है 3D सीरीज से लेके, तो हम 3D सीरीज के ऊपर ही जनरल डिस्कशन करेंगे। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एनर्जी की अगर बात की जाए तो हमारे पास जो जनरल ट्रेंड होता है वो ये होता है कि अगर हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। ठीक है, एक रेगुलर ट्रेंड फॉलो करती है, इंक्रीज करती है। क्यों इंक्रीज करती है? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होने की वजह यह है ड्यू टू न्यूक्लियर चार्ज, या फिर हम न्यूक्लियर चार्ज, या फिर इसको हम Z लिख लें। ठीक है, ZE बेसिकली। ये जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बढ़ती जाती है। लेकिन हमारा जो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स होता है या फिर ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, उनमें हमको ये थोड़ा सा इरेगुलरिटीज देखने को मिलती है। मतलब हमको यहाँ पर रेगुलर इंक्रीज नहीं देखने को मिलेगा, बल्कि थोड़े से कुछ चेंजेस मिलते हैं। थोड़ा बहुत स्लाइट चेंज आता है, कहीं एकदम से चेंज आ जाता है, तो उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं 3D सीरीज का। आप सबको पता है 3D सीरीज में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि स्कैंडियम होता है, देन उसके बाद टाइटेनियम, देन वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, उसके बाद आयरन है, फिर कोबाल्ट है, फिर निकिल है, फिर कॉपर है, और लास्ट वाला जिंक है। तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि हम लोग जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं मानते हैं, लेकिन ये है डी ब्लॉक का एलिमेंट, इसलिए हम लोग इसको कंसिडर करेंगे। ठीक है, अब इनकी कुछ वैल्यूज हम लोग देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज जो कि आपको देखनी है, क्योंकि हमको उसी से समझ में आएगा कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक, बस एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि इन वैल्यूज को याद करने की जरूरत नहीं है, बस आपको खाली समझना है। ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज को लर्न करने की जरूरत नहीं है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा, आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट याद पता रहनी चाहिए। तो हम अभी फिलहाल आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं। तो स्कैंडियम की बात करें तो इसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 3D1 4s2 होती है। देन इसके बाद ये हमारा 3D2 4s2 हो जाता है। वेनेडियम की अगर हम बात करें तो 3D3 4s2 होता है। क्रोमियम की बात करें तो आपको पता है कि यहाँ पे सीधे 3D5 4s1 होगा। मैंगनीज में हमारा 3D5 4s2 होता है। देन आयरन की बात करें तो हमारे पास 3D6 4s2 होता है। कोबाल्ट की बात करें तो 3D7 4s2 होता है। देन उसके बाद हमारे पास निकिल की बात करें तो हमको मिलता है 3D8 4s2, और कॉपर में हमारा अगेन वही 3D10 4s1। उसके बाद फिर हमारा जिंक आता है जहां पर 3D10 4s2 होता है। तो ये इसकी आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन होती है। ठीक है, अब इसी कॉन्फ़िगरेशन से हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी के ट्रेंड्स को भी समझेंगे। तो अगर हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी लिखते हैं तो हमारे पास स्कैंडियम में 631, टाइटेनियम में 656। अच्छा, ये सारी वैल्यूज जो हैं ये किलो जूल पर मोल में है। ठीक है, इसका ध्यान दीजिएगा। ये है 650, क्रोमियम के लिए 653, मैंगनीज के लिए अगर हम बात करें तो 717, आयरन की बात करें तो 762, कोबाल्ट की बात करें तो 758, निकिल की बात करें तो 736, कॉपर की बात करें तो 745, और जिंक की बात करें तो 906। ये हमारी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि बेसिकली पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगी। ठीक है, अब 3D1 4s2 है तो इसमें से जो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो हो जाएगा हमारा 3D1 4s1। देन इसमें से निकलेगा तो ये भी 4s1, यहाँ से भी 4s1, यहाँ से भी 4s1, इस तरह से होता है। अब ट्रेंड की बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि 631 है, इसके बाद बढ़ी 656 हुई, लेकिन वेनेडियम पे थोड़ी सी कम हो गई। देन उसके बाद क्रोमियम पे थोड़ी सी बढ़ी। देन 653 से सीधे 717, एक बहुत ज्यादा जंप मिला। फिर उसके बाद ये प्रॉपर्टीज थोड़ी सी देखिए रेगुलर हो गई,
देन जैसे ही कोबाल्ट पर पहुंचे तो ये कम हो गई, उसके बाद फिर 736 और कम, फिर अचानक से बढ़ी, फिर उसके बाद लास्ट में बहुत ज्यादा हो गई। ये ट्रेंड आपको एक देखने को मिल रहा है। अब इसकी क्या वजह है? देखिए इसकी वजह ये है, ये जो इरेगुलर ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है वो ये है कि जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, जो रिलेटिव एनर्जी होती है, देख लीजिए ध्यान से समझ लीजिए कि जो रिलेटिव एनर्जी होती है, रिलेटिव एनर्जी मतलब आपस में रिलेट करने वाली एनर्जी, 3D और 4s की, इनमें कुछ चेंजेस आते हैं, इनमें अल्टरकेशन आता है, ठीक है। बेसिकली अल्टर होती है या हम बोल लेते हैं ये चेंज होती है, इनमें कुछ ना कुछ चेंज आता है। इस चेंज की वजह से क्या होता है, रीऑर्गेनाइजेशन होने लगता है। ये रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी होती है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं इधर से उधर जो हो रहे हैं, निकल रहे हैं, उनकी वजह से एक्सचेंज एनर्जी होती बनती है, ठीक है, एक्सचेंज एनर्जी रिलीज होती है। और एक्सचेंज एनर्जी जितनी ज्यादा रिलीज होगी उतना ही ज्यादा क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी, मतलब ऐसे बोले तो हम कि जितना ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलता जाएगा डी एन कॉन्फ़िगरेशन में बढ़ता जाएगा, ठीक। बेसिकली हम डी कॉन्फ़िगरेशन में जितना भी ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, डी कॉन्फ़िगरेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतनी ही ज्यादा एक्सचेंज एनर्जी हमको देखने को मिलेगी, और उतनी ही ज्यादा हमको क्या मिलता है, यहाँ पे स्टेबिलाईजेशन क्रिएट होता है, स्टेबल होने लगता है वो कॉन्फ़िगरेशन। इस वजह से हमको इरेगुलर ट्रेंड देखने को मिलता है। अब जैसे समझिए बात को कि अगर हम बात करें क्रोमियम की, तो हमारे पास क्रोमियम का एटॉमिक नंबर आप सब जानते हैं, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर 24। अच्छा मैं पूरा एटॉमिक नंबर भी लिख देता हूँ, 21, 22, 23, ये हमारा 24 है, ये 25 है, ये 26, कोबाल्ट 27, निकल 28, कॉपर 29 और जिंक का 30। 21 से 30 तक 3D सीरीज होती है। अब जरा ध्यान से देखिए 24 एटॉमिक नंबर क्रोमियम पर, तो पहली आयनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो हमारे पास जब पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्रोमियम के केस में, तो अगर हम इसका प्लस चार्ज लगाएं तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 3D, 5 बचेगा और 4s में 0 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। अब जरा ध्यान से देखिए यहाँ पर 653 होने का यही रीजन है कि अगर हमारे पास यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो इसका जो स्टेबल होता है Cr+ यानी कि फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाती है। अब 3D5 कॉन्फ़िगरेशन तो आपको पता ही है स्टेबल होती है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया और स्टेबल हो गया है, तो अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो यानी जब दूसरी आयनाइजेशन एनर्जी हम देखेंगे तो उसमें हमको क्या देखने को मिलता है, बहुत ही ज्यादा वैल्यू देखने को मिलती है, जो कि लगभग लगभग कितने के बराबर होती है, 1592 के बराबर होती है, यानी डबल से भी ज्यादा। तो एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसमें कि इलेक्ट्रॉन जहां से निकल रहे हैं उसके बेसिस पर ये एनर्जीज होती है, ठीक है। अब मैंगनीज के ऊपर अचानक से जो रैपिड चेंज आ रहा है वो भी एक ट्रेंड हमको देखने को मिल रहा है कि 653 से अचानक से 717 हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें जो है कंप्लीटली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, मतलब जो s ऑर्बिटल है वो तो फिल्ड है और d5 कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि हम अगर ध्यान से देखें तो d5 कॉन्फ़िगरेशन है और आगे का जो ऑर्बिटल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। अब हमको ऑलरेडी पता है, हमने पढ़ रखा है 11th में, d5 कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होती है एक्सचेंज एनर्जी और सिमेट्री की वजह से, तो ये स्टेबल है और ये फुल फिल्ड है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, अचानक से 653 से इसका ट्रेंड 717 पे चला जाता है, यानी ये जो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है उसकी वजह क्या है, इसका d5 कॉन्फ़िगरेशन होना, ठीक है। अब अगर हम बात करें जिंक की या फिर लास्ट के जो भी एलिमेंट्स आते हैं, यानी जो ट्रांजिशन एलिमेंट में कंसीडर नहीं किए जाते, तो जिंक में देखिए यहाँ पर फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं। फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल्स होने की वजह से ये भी जिस रीजन की वजह से d5 स्टेबल होता है, यानी कि एक्सचेंज एनर्जी और सिमेट्री की वजह से, उसी वजह से जिंक का भी स्टेबलाइजेशन आता है, जिसकी वजह से उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाती है। दैट इज वाई 745 से अचानक से बढ़ गया 906 पर, ठीक है। ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा बात। इसी तरह से जो भी ट्रेंड आपको देखने को मिल रहा है वो सिंपली डिपेंड करता है किसके ऊपर, वो सिंपली डिपेंड करता है इलेक्ट्रॉन के निकलने के ऊपर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग और देखें तो इस केस में जो लोवेस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है, यानी लगभग लगभग +2 में हमको सभी के इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते हैं। अब +2 की बारी आएगी तो हमको यहाँ पर जैसे मैंगनीज में आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, तो यानी कि उसकी 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल रहे हैं, यानी थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी जो होगी वो और ज्यादा बढ़ जाती है, जो कि लगभग लगभग 3000 के करीब पहुंच जाती है, 3260 के करीब पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये सारे जो ट्रेंड्स हमको देखने को मिल रहे हैं ये उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि हमारे जो जैसे पहला इलेक्ट्रॉन निकला तो जो कॉन्फ़िगरेशन में चेंज आया वो अगर स्टेबल हो गया तो आराम से एनर्जी और बढ़ जाएगी, और नहीं स्टेबल हो रहा है तो नॉर्मल ट्रेंड फॉलो होगा, ठीक है।
तो ये केस आता है हमारा 3D सीरीज के आयनाइजेशन एनर्जी में। उम्मीद करते हैं कि आपको बातें समझ में आई होंगी। अभी भी कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन का जरूर यूज कर सकते हैं। थैंक यू।